हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद शुक्ला है और मैं जीएस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर आपको आज भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोक वित्त का टॉपिक कवर करूंगा। इस लोक वित्त के टॉपिक को कवर करने के पहले हम कुछ मूलभूत संकल्पनाओं को समझेंगे और आपको लोक वित्त समझने के पहले यह समझना होगा कि लोक और वित्त दोनों में क्या संबंध होता है। तो आइए धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और लोक का मतलब होता है पब्लिक, वित्त का मतलब होता है फाइनेंस। आपको पता है कि पब्लिक और प्राइवेट दो हमारे यहाँ एंटिटी पाई जाती है, दो संकल्पनाएं हैं कि प्राइवेट क्या चीज़ होती है, पब्लिक क्या चीज़ होती है। और सामान्यतः पब्लिक का संदर्भ जो होता है वो सरकारी क्षेत्र से होता है। तो सरकार के द्वारा जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी की जाती है उसको हम पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब यहाँ यह स्पष्ट करना है कि फाइनेंस क्या होता है। क्या फाइनेंस में टैक्स ही शामिल होता है, एक्सपेंडिचर ही शामिल होता है, लोन ही शामिल होता है, क्या क्या चीज़ होता है। तो फाइनेंस एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंतर्गत अनेक टूल्स होते हैं फाइनेंस के जो यूज किए जाते हैं, जैसे कर हो गया, सब्सिडी हो गया, व्यय हो गया, निवेश हो गया। इन सब चीज़ों को हम फाइनेंस के अंतर्गत देखते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के जिसका संबंध आर्थिक गतिविधियों से हो उसको हम फाइनेंस कहते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब ये हुआ कि ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ, ऐसे आर्थिक क्रियाकलाप, ऐसे आर्थिक उपकरण जो सरकारी क्षेत्र से संबंधित होते हैं उसको पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। इसमें हम निम्न तीन बातों की चर्चा प्रमुख तौर पर करते हैं। पहले सरकारी प्राप्तियां, इसको हमें कह सकते हैं सार्वजनिक आय। दूसरा चीज होता है सरकारी खर्च, जिसको कहा जाता है सार्वजनिक व्यय। और तीसरा चीज होता है ये सरकारी खर्च और सरकारी प्राप्तियां, इन दोनों का जो अंतर होता है सामान्यतः उसको बजट या घाटे के माध्यम से समझते हैं। तो सरकारी घाटा, या सरकारी संतुलन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय के मध्य जो अंतर होता है उसको समझते हैं। जब सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय से अधिक होता है तो कहा जाता है कि जो सरकारी जो गतिविधियां हैं वो अधिशेष में, सरकारी विनिमय अधिशेष में, सार्वजनिक विनिमय अधिशेष में है। लेकिन जब हमारा व्यय आय से ज़्यादा हो जाता है तो कहा जाता है कि सार्वजनिक घाटा है, सरकार घाटे में। तो दो संकल्पनाएं होती है, एक अधिशेष की और एक घाटे की। अब इन सब चीज़ों को समझने के पहले आज हम इस क्लास में आपको ये बताएंगे कि सार्वजनिक या सरकारी प्राप्तियां क्या होती है। इस लोक वित्त के टॉपिक में तीन महत्वपूर्ण आपके सामने प्रस्तुत किया गया तीन टूल्स होते हैं। पहला टूल है सार्वजनिक या सरकारी प्राप्तियां या आय। तो आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हमारे आने वाली वीडियोज में आपको क्रमशः सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक घाटा, सार्वजनिक घाटे के कितने प्रकार के घाटे होते हैं, उन घाटों का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों को विस्तृत स्तर पर देखेंगे। आज सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सरकारी या सार्वजनिक प्राप्तियां या आय क्या होती है। प्राप्तियों का मतलब होता है आय, इनकम।
इसकी अंग्रेजी जो होती है वो रेसिप्टेंस होता है, सामान्यतः आय से संबंधित होता है। इस सार्वजनिक प्राप्ति के दो मेजर पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो राजस्व प्राप्तियां होती हैं, जिसको कहा जाता है रेवेन्यू रेसिप्टेंस। दूसरा जो होता है वो पूंजीगत होता है, पूंजीगत प्राप्तियां। इन दोनों का जो योग होता है वह हमारा सार्वजनिक या सरकारी प्राप्तियां कहा जाता है। हमको दो मेजर टर्म राजस्व और सार्वजनिक को समझने की आवश्यकता है कि राजस्व का कहने का मतलब क्या होता है और सार्वजनिक कहने का मतलब, तो माफी चाहूंगा, पूंजीगत कहने का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। इसी के माध्यम से आगे चल करके हम राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च को भी स्पष्ट कर देंगे। तो राजस्व जो प्राप्तियां होती हैं, सरकार की वे प्राप्तियां, इसको आप स्पष्टतः और पारिभाषिक तौर पर याद रखेंगे। कई बार ये हूबहू एज ए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किस चीज की परिभाषा है, तो इसको अक्षर से आप पारिभाषिक तौर पे देखेंगे और एक एक वर्ड को उसमें समझेंगे। सरकार की वह प्राप्तियां जिससे न तो सार्वजनिक संपत्तियों में कमी होती है, न तो सार्वजनिक संपत्तियों में कमी होती है, और ना ही सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि होती है। आप घबराइएगा नहीं, मैं एक एक टर्म इसमें जो प्रयुक्त किया गया है इसको आपके सामने स्पष्ट करूंगा। सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हमको दो चीजों को बहुत स्पष्टता जानने की जरूरत होती है कि सार्वजनिक संपत्तियों में कमी क्या चीज है, और दूसरा टॉपिक हो जाएगा हमारा कि सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि क्या चीज होती है। और इसके पहले शब्द प्रयुक्त किया गया है कि न क्या होता है और न मतलब कि न तो सार्वजनिक संपत्तियों में कमी होगी और न ही सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि होगी। अब हम समझेंगे कि सार्वजनिक संपत्तियां होती क्या है। सार्वजनिक संपत्तियां, सरकार की संपत्तियां, जैसे आज सरकार अनेक कंपनियों की स्थापना करता है जिसको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहा जाता है, PSUs। अभी आप देख रहे होंगे डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, इन सब चीज़ों का आप चर्चा सुन रहे होंगे। तो इसका संबंध जो होता है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट से होता है, PSUs से होता है। तो सरकार की संपत्तियां कहने की सार्वजनिक संपत्तियों में वृद्धि कम होगी और सार्वजनिक संपत्तियों में कमी कम होगी। तो जब हम किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में निवेश करते हैं या नए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की स्थापना करते हैं तो हमारे सार्वजनिक संपत्तियों में वृद्धि होती है। जब हम किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेचते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, प्राइवेटाइजेशन करते हैं, तो हमारे सार्वजनिक संपत्तियों में कमी होती है। तो आपको स्पष्ट हो रहा है कि सार्वजनिक संपत्तियों का संबंध कहाँ से है। परिभाषा यह कहता है कि राजस्व प्राप्तियां वह प्राप्तियां हैं जिससे न तो सार्वजनिक संपत्तियों में कमी होती है, सार्वजनिक संपत्ति के कमी से राजस्व प्राप्तियों का कोई संबंध नहीं है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को नहीं बेचा जाता है। तो क्या होता है, न तो सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि पाई जाती है। हम सरकार को जब लोन देते हैं तो सरकार के ऊपर ब्याज देने का दायित्व का सृजन होता है। जब हम अलग अलग सरकारी योजनाओं में पैसे को निवेश करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो सरकार को एक
दायित्व का बोझ उठाना पड़ता है कि यह, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, अभी जैसे कि मिशन कर्मयोगी योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको एक नियमित पेंशन देने के लिए एक प्रोग्राम किया गया है। इसमें जो श्रमिक होंगे वो एक निश्चित अपने आय का भाग उस योजना में डिपॉजिट करेंगे। इस डिपॉजिट पर आगे चल करके सरकार उनको एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज देगी और उनको मूल धन भी वापस करेगी। तो जो ब्याज होता है वही सरकार का सार्वजनिक देयता होती है, डिपॉजिट होता है, वही सार्वजनिक लायबिलिटी होती है। ये तो हमारे डिपॉजिट के पक्ष में हो गया। दूसरा, अगर हम सरकार को लोन देते हैं, सरकार क्योंकि सार्वजनिक ऋण भी लेती है, विदेशी ऋण भी लेती है, तो सरकार जो ऋण लेती है उस पर लोगों को ब्याज देती है, तो वह जो ब्याज होता है वो भी सरकार के ऊपर एक दायित्व है। तो परिभाषा यह कहता है, न तो सार्वजनिक संपत्तियों में कमी होती है, न तो सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि होती है। कहने का मतलब राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनके लिए न तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज को बेचा जाता है, ना ही सरकार लोगों से लोन लेती है, ना तो सरकार लोन पर माफी न तो सरकार जो है डिपॉजिट लेती है। तो दो बातें यहाँ स्पष्ट होती हैं कि सार्वजनिक प्राप्तियां क्या होती है और सार्वजनिक देयताएं क्या होती है। सार्वजनिक संपत्तियों में कमी नहीं, कहने का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट नहीं। यहां से प्रश्न आपका पूछ सकता है फैक्चुअल बेस, साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल बेस। फैक्चुअल बेस क्या पूछेगा कि भारत में जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है उससे जो प्राप्त होती है राशि वो एक स्पेशल अकाउंट में जाती है, जिसको राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट फंड कहा जाता है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड कहा जाता है, जिसकी स्थापना 2005 में हुआ था। जो भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे भी सरकार के द्वारा अलग अलग बजट में डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य तय किया जाता है, तो उससे प्राप्त होने वाली जो धनराशि होती है वो एक स्पेशल अकाउंट में जाता है, जिसको कहा जाता है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। इसकी स्थापना सन 2005 में हुआ था। यहाँ एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, जो फैक्चुअल बेस है, जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इस धनराशि का उपयोग क्या किया जाता है। तो इस धनराशि का दो उपयोग किया जाता है। पहला कि इससे जो धनराशि प्राप्ति होती है उसका 75% की राशि का प्रयोग हम जो है सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक अवसंरचनाओं के निर्माण में लगाते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ और अन्य भी सैनिटेशन जैसे हो गया, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और 25% जो बचता है उसका प्रयोग हम जिस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है उसके पुनरुद्धार के लिए हम 25% का उपयोग करते हैं। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ हो गया, और कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन आपका ये हो गया कि सार्वजनिक संपत्तियों में कमी नहीं होती है, कहने का मतलब कि डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होता। दूसरा क्या होता है, सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि नहीं होती। सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि नहीं होती, मतलब कि ऐसी प्राप्तियों के लिए हमको न तो लोन लेना पड़ता है, सरकार को न तो लोन लेना पड़ता है, न ही सरकार को डिपॉजिट लेना पड़ता है, तो डिपॉजिट भी नहीं। यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, अंदर घुस के प्रश्न पूछेंगे कि सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि होने पर क्या वो पूंजीगत प्राप्तियाँ होंगी, क्या सार्वजनिक संपत्तियों में कमी होने पर क्या वो कैपिटल अकाउंट के उपकरण होंगे। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की भरपूर चांसेस हैं। तो अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि राजस्व प्राप्तियों में शामिल क्या होता है। तो राजस्व प्राप्तियों को अब मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है।
पहला होता है कर राजस्व, और दूसरा कहा जाता है गैर कर राजस्व। सरकार जनता पे जो भी टैक्सेज लगाती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेज हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेज हो, उनसे जो कलेक्शन होता है उसको हम इस राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत समझते हैं। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है, कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है? तो टैक्स देश की जनता के द्वारा दिया गया एक अनिवार्य दान होता है। यह नेसेसिटीज होती है, यह अनिवार्यता होता है। तो कहने का मतलब कि सरकार के राजकोष में जनता के द्वारा जो अनिवार्य दान दिए जाते हैं उसको कर कहते हैं। लेकिन कर की परिभाषा में एक और भी चीज़ है। क्या है वह? यह है कि सरकार जो भी कर प्राप्त करती है उससे किसी भी लायबिलिटीज का सृजन नहीं होता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि कर दे रहा है तो कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है कि हमको ये चीज़ें मिलना चाहिए। ये यूनिलैटरल होता है, एक पक्षीय होता है। तो कर से किसी भी प्रकार के दायित्वों का सृजन नहीं होता है। और मैंने परिभाषा में पढ़ लिया है कि राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत उस चीज को शामिल किया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार के सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि नहीं होती। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कर को क्यों शामिल किया जाता है। यह कर दो तरीके से होता है, प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। हम इस टॉपिक को हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए हमारे चैनल को आप निरंतर देखते रहिए, आने वाली जानकारी आपको मिलती रहेगी। क्योंकि इस टॉपिक को हमको कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। इसको हम इकोनॉमिक्स में एक अनधिमान वक्र होता है, इसके माध्यम से आपको समझाएंगे कि कैसे प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर की तुलना में ज़्यादा संवहनीय होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा टाइम चाहिए और पहले आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए कि ये चीज़ होती क्या है, उसके अंदर के पार्ट को हम आपको बाद में स्पष्ट करेंगे। आप केवल इतना जानते रहिए कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः होता क्या है। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिस व्यक्ति पर वह आरोपित किया जाता है और जो व्यक्ति अंतिम भुगतान देता है वह दोनों व्यक्ति एक ही होता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि एक्स व्यक्ति पर 100 रुपये का कर लगाया गया और वह कर एक्स ही 100 रुपये देता है, वह वाई को ट्रांसफर नहीं कर पाता है। तो ये हमारा प्रत्यक्ष कर हो गया। प्रत्यक्ष कर जैसे हमारा इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता है, डिविडेंड टैक्स होता है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जहाँ पर जो करदाता होता है, प्रारंभिक करदाता होता है जिस पर टैक्स इम्पोज किया जाता है, वह दूसरे पर ट्रांसफर कर देता है। कहने का मतलब अगर एक्स पे 100 रुपये लगाया गया तो वह टैक्स वाई पर वो ट्रांसफर कर देता है। अंतिम भुगतान करने वाला व्यक्ति एक्स न होकर के वाई हो जाता है। अप्रत्यक्ष कर जैसे क्या होते हैं? अभी आज जीएसटी आपने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, वह सरकार के द्वारा जनता पर नहीं लगाया जाता है, वह लगाया जाता है उसको प्रोड्यूसर्स पर। चूँकि प्रोड्यूसर जो होते हैं उस टैक्स को विवर्तित कर देते हैं जनता के पास, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स का सृजन होता है। अभी सामान्यतः आप यही समझते रहिए, आने वाले वीडियो में आपको हम कन्फर्म करेंगे कि क्या प्रत्यक्ष कर होता है, क्या अप्रत्यक्ष कर होता है, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, हाल के बजट में दोनों को संरचनाओं में क्या अंतर हुआ है, जीएसटी क्या है, इन सब चीज़ों को हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप में देखते हैं। गैर कर राजस्व जो होता है, इसमें हम देखते हैं सरकार को जो फाइन प्राप्त होता है, फाइन जैसे मान लीजिए मोटर व्हीकल एक्ट, इसके तहत जो भी जुर्माने का प्रावधान है, वह जुर्माना जो प्राप्त होता है वह सरकार का राजस्व प्राप्ति होती है। वो किसी भी प्रकार की लायबिलिटी का सृजन नहीं करती है, लेकिन वो टैक्सेस के अंदर नहीं है, नॉन टैक्सेस है। तो फाइन। दूसरा चीज क्या है? फीस। सरकार स्टैंप ड्यूटी हो गया, फीस हो गया, इन सब चीज़ों को आरोपित करती है, ये भी नॉन टैक्स। दूसरा क्या हो गया? डिविडेंड। डिविडेंड
सरकार की जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनसे जो भी आय सृजित होता है उनको उसके जो होल्डर होते हैं उनको वितरित करने के बाद जो आय बचती है सरकार के पास वो डिविडेंड होती है। अब यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट, यहाँ ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि इंटरेस्ट मैंने लिखा है न कि मैंने लोन लिखा है। इंटरेस्ट लोन पर मिलने वाला एक प्रतिफल होता है और लोन अलग चीज होता है। लोन एक हमारा वो वस्तु है और उस वस्तु पर मिलने वाला जो आउटपुट होता है, जो रिटर्न होता है, वो इंटरेस्ट के रूप में होता है। तो सरकार को, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को जो लोन वो दूसरे को देती है, चाहे वो विदेशी कंपनियां हो गई, चाहे वो जनता हो गई, तो उन ऋणों पे जितना उसको इंटरेस्ट प्राप्त होता है वह इंटरेस्ट के अंतर्गत शामिल होता है और यह इंटरेस्ट गैर राजस्व प्राप्तियां होती हैं, गैर कर राजस्व प्राप्तियां होती हैं। उसके बाद हम यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इंटरेस्ट है ना कि ब्याज और ना कि लोन। लोन जो होता है वो हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अभी मैं आपको उसको समझाऊंगा क्यों है, कैसे। तो यहाँ तक बातें स्पष्ट हो रही हैं कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं। इन राजस्व प्राप्तियों की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी है। इन राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत क्या क्या चीज शामिल होता है। अभी इसके व्यवहारिक पक्ष पे मैं नहीं आ रहा हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है, अभी हाल के बजट में क्या स्ट्रक्चर आया। अभी मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि अभी हाल का जो बजट पारित पेश हुआ है उसमें कितना कितना परसेंट किसका योगदान हो रहा है। तो अपनी आप बेहतर समझ के लिए आने वाली वीडियो को इस वीडियो से लिंक करके देखिए। पूंजीगत प्राप्तियां, सार्वजनिक प्राप्तियों के अंतर्गत जो दूसरी प्राप्तियां होती हैं वो पूंजीगत होती हैं। राजस्व प्राप्तियों में जिस चीजों को मैंने बताया था, तो न तो सार्वजनिक संपत्तियों का सृजन होता है, न तो सार्वजनिक संपत्तियों में कमी होती है, न तो सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि होती है। इस पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्तियों में कमी होती है और सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि होती है। टोटल अपोजिट, राजस्व का टोटल अपोजिट कैपिटल। यह संकल्पना आपको चाहे जहां भी मिले, रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंसेस हैं, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि पूंजीगत प्राप्तियों से सार्वजनिक संपत्तियों में कमी होती है, सार्वजनिक संपत्तियों में कमी होती है और सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि होती है, देयताओं में वृद्धि होती है। मैंने इसका आपको उदाहरण बता दिया कि सार्वजनिक संपत्ति क्या होता है और मैंने ये बता दिया कि सार्वजनिक देयताएं क्या होती है। सार्वजनिक संपत्तियों के अंतर्गत हम देखते हैं क्या, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसको हम सामान्यतः पीएसयूज कहा जाता है, इस पीएसयूज में कमी होती है। कहने का मतलब विनिवेश, विनियोजन, दोनों टर्म एक ही है, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी में डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस डिसइन्वेस्टमेंट से पब्लिक सेक्टर में सरकार की भागीदारी कम होती है, सरकार को धनराशि प्राप्ति होती है। इस धनराशि को प्राप्त करने के लिए हम सार्वजनिक संपत्तियों में कमी करते हैं। अभी मैंने इसी में आपको बताया कि इस डिसइन्वेस्टमेंट से मिलने वाली धनराशि को एक फंड है जिसको हम NIF कहा जाता है, NIF, जिसकी 2005 में स्थापना हुआ था कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। इस नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में जो धनराशि प्राप्त होता है, इसका 75% भाग जो होता है वह सामाजिक अवसंरचना, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इस पर खर्च किया जाता है और 25% भाग आपको उस कंपनी को पुनः जीवित करने के लिए या नई कंपनी को सृजित करने के लिए किया जाता है।
अब यहाँ पे आपको समझने की ये ज़रूरत है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या कितने प्रकार के होते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य विनिवेश, क्या बोलते हैं, जनरल विनिवेश, जनरल डिसइन्वेस्टमेंट, साधारण विनिवेश। साधारण विनिवेश में क्या होता है कि सरकार अपनी इक्विटी को प्राइवेट सेक्टर को देती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास कमांडिंग अथॉरिटी को तो नहीं सौंपती। जैसे मान लीजिए कि बीएसएनएल में सरकार ने अपनी 100 जो उसकी शेयर हैं, उस 100 शेयर में 26 शेयर किसी एक्स पार्टी को दे दिया और 74% भाग उसके पास बचा। तो सरकार चूंकि 74% है, उसकी बहुमत है, तो कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो बिना सरकार की अनुमति से नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर विनिवेश तो हुआ है लेकिन प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं है उसको मैं आपको आगे बताता हूँ। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी कंपनी में तो साधारण विनिवेश जो होता है वो यह कहता है कि हम विनिवेश तो करेंगे लेकिन उसके शेयर को 50% से ज़्यादा प्राइवेट एंटिटी को नहीं देंगे। मतलब कि सरकार के पास 50% से अधिक का शेयर रहता है, उसका शेष प्रतिशत भाग वह प्राइवेट एंटिटीज को दे देता है। इसको हम साधारण विनिवेश करते हैं और मैंने आपको स्पष्ट किया यह साधारण विनिवेश प्राइवेटाइजेशन नहीं। कहने का मतलब कि सरकार के पास जो है अभी शेयर जो है वो 41% के बराबर या उससे अधिक है। दूसरा चीज होता है रणनीतिक विनिवेश। रणनीतिक विनिवेश, इसमें क्या होता है, सरकार संपत्तियों में कमी करती है और अपने शेयर होल्डिंग को प्राइवेट एंटिटी को देते हुए उसके होल्डिंग कैपेसिटी, उसके होल्डिंग अथॉरिटी को, ऑपरेशनल अथॉरिटी को प्राइवेट एंटिटी को सौंप देती है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो बिना उस कंपनी को जिसको शेयर दिया गया है, बिना उसकी सहमति से, बिना उसके अनुमति से कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाए। यहाँ पर सरकार सलाहकारी भूमिका में आ गई, प्रमुख भूमिका में नहीं। इसको कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। वो प्राइवेटाइजेशन साधारण विनिवेश वाला प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये प्राइवेटाइजेशन है। इसमें क्या होता है, सरकार का जो शेयर होता है वह है इक्वल एंड लेस देन 49% होता है। कहने का मतलब जो प्राइवेट एंटिटीज हैं उनके पास 51% या उससे अधिक की शेयर धारिता होती है, सरकार के पास 49% या उससे कम की होती है। ये रणनीतिक निवेश और साधारण निवेश। यहाँ से आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे और आपको फैक्ट में ये बता रहा हूँ कि जैसे पूछा जाता है कि रणनीतिक विनिवेश का नोडल एजेंसी कौन है, सरकार के विभाग का कौन सा विभाग है जो रणनीतिक विनिवेश का नोडल एजेंसी है। तो पहले यह दीपम था, एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना किया गया था वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ दीपम करके उसका नाम है। मुझे इसमें फुल फॉर्म नहीं निकाल हो पा रहा है, आप इसको जाकर के गूगल कर लीजिएगा, लेकिन उसका नाम दीपम है। अभी सरकार ने डिसीजन लिया इस विभाग को जो कार्य दिया गया था उसको हटा करके नीति आयोग को इसका नोडल एजेंसी बना दिया गया और एक 3 मेंबर कमेटी का निर्माण कर दिया गया कि 3 लोग मिल करके इस स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को क्रियान्वित करेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसका नोडल एजेंसी कौन सा है और साधारण निवेश और रणनीतिक विनिवेश में अंतर क्या होता है। ये दोनों बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती है। क्योंकि यह दौर जो है अभी जो चल रहा है इसमें सरकार के द्वारा अलग अलग बजट वर्ष में अलग अलग डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट किए जा रहे हैं। तो आपको ये भी समझना जरूरत है कि किस बजट में कितने करोड़ या कितने लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया है।
इसका दूसरा पार्ट होता है सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि। मैंने बताया था कि सार्वजनिक देयताएं कैसे सृजित होती हैं। तब पहला होता है कि सरकार जब लोन लेती है, सरकार जब लोन लेती है जिसको हम कहते हैं बारो करती है, यह दो स्तरों पे होता है, एक डोमेस्टिक स्तर पे होता है और एक ग्लोबल लेवल पे होता है। सरकार जब देश की जनता से ऋण लेती है तो उसको डोमेस्टिक लोन कहा जाता है, और सरकार जब विदेशी संस्थाओं से या विदेशी देशों से लोन लेती है तो उसको ग्लोबल लोन कहा जाता है। अभी सरकार ने अपना ऋण पत्र जारी किया है कि कितना % ऋण उसका है, तो भारत सरकार का जीडीपी का लगभग 47.5% इस टोटल बारोइंग आता है। कहने का मतलब है कि सरकार भारत के कुल जीडीपी का लगभग 47.5% लोन लेती है, जिसमें से 45% डोमेस्टिक होता है और 2.5% ग्लोबल होता है। लोन को सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि माना जाता है। कैसे माना जाता है? आपको बताया है मैंने कि लोन जो है सरकार को इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट है ये है तो हमारा रेवेन्यू अंतर्गत आता है, लेकिन लोन हमारा जो है वो कैपिटल के अंतर्गत आता है। एक लोन हो गया, दूसरा डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट कैसे सार्वजनिक देयताओं में वृद्धि करता है? सरकार कई योजनाएं लगता है सामाजिक सुरक्षाओं का, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री आय बीमा योजना, तो फसल बीमा योजना। तो सरकार इसमें क्या करती है कि जो उसके लाभार्थी होते हैं उन लाभार्थियों से एक निश्चित प्रतिशत उस योजनाओं में निवेश करवाती है, और एक निश्चित समय के बाद उस निवेश पर सरकार उनको ब्याज सहित मूलधन वापस करती है। तो यहाँ पर सरकार के दायित्व का सृजन हो रहा है। सरकार यहाँ पर लिए गए डिपॉजिट पर एक निश्चित प्रतिशत इंटरेस्ट दे रही है, तो इसलिए इसको सार्वजनिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो बातें मेरी आपको स्पष्ट हो गई होगी कि सार्वजनिक देयताओं में जो वृद्धि होती है वो दो कारणों से होती है, पहला लोन, दूसरा डिपॉजिट। तो आपको इस पब्लिक फाइनेंस के टॉपिक के अंतर्गत पहला टॉपिक जो था कि गवर्नमेंट रिसेप्टेंस क्या होते हैं, गवर्नमेंट इनकम क्या होता है, तो इसको मैंने आपको बताया ये दो प्रकार से होता है, पहला राजस्व, दूसरा पूंजीगत। राजस्व में मैंने आपको बताया कि कर राजस्व होता है और गैर कर राजस्व होता है। आपको कर राजस्व में क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैंने आपको स्पष्ट किया। पूंजीगत राजस्व में क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होता है, मैंने आपको ये स्पष्ट किया। आने वाले क्लास में हम आपको यह स्पष्ट करेंगे कि जैसे प्राप्तियां होती हैं वैसे सरकार का व्यय पक्ष भी होता है। एक आय पक्ष हो जाता है और एक व्यय पक्ष हो जाता है। जो व्यय पक्ष होता है उसमें सार्वजनिक खर्च और सार्वजनिक व्यय की चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी, आपका ज्ञानावर्धन होगा। हम आने वाले वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को आप नियमित देखते रहिए और अपने लोगों के बीच में इसको बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।